हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बारे में। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। इस सिस्टम में मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं: कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवापोरेटर और कंप्रेसर। इन 4 कंपोनेंट के अलावा यहाँ पे रिसीवर भी लगा होता है। रिसीवर जो होता है ये आपके ऊपर है, आप इसको चाहो तो लगा सकते हो या फिर इसे हटा भी सकते हो। मुख्य रूप से ये 4 जो कंपोनेंट है ये काम करते हैं। अब इस साइकिल में हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो फ्लो करता है। अब रेफ्रिजरेंट फ्लो करते समय इसमें चेंजेस आते हैं, जिसके कारण इस पूरे सिस्टम में हीट का रिजेक्शन होता है और हीट का एडिशन होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करें नंबर 1 से, जहाँ पर कंप्रेसर वर्क कर रहा है। तो कंप्रेसर में हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट इंटर किया जाता है और यहाँ पर इंटर करने के बाद कंप्रेसर उसे कंप्रेस करेगा और फिर वहाँ से मिलेगा हमको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट। यानी कि कंप्रेसर ने वेपर रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा दिया। उसके बाद जब यहाँ से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट निकल के जाएगा कंडेंसर में, तो कंडेंसर उसको कंडेंस करेगा। कंडेंस करने का सेंस है कि वो इसके फेज को चेंज करेगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट चेंज होगा और यहाँ से हमको मिलेगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। अब ये कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट निकला उसका प्रेशर और टेम्परेचर तो सेम रहा, लेकिन वो वेपर से लिक्विड में बदल गया। अब ये लिक्विड जाएगा रिसीवर में। रिसीवर का सिर्फ काम होता है कि वो रेफ्रिजरेंट को स्टोर करे, जैसे कि उसे रखा रहे और जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से वो उससे आगे सप्लाई करेगा। रिसीवर के बाद हमारा आता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है कि वो प्रेशर और टेम्परेचर को घटा दे, यानी कि वो रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड कर दे। जब वो रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करता है तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर घट जाता है और यहाँ से हमको मिलता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। अब एक्सपेंशन वाल्व से लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट निकालता है तो वो जाता है हमारा इवापोरेटर में। अब इवापोरेटर में जैसे कि यहाँ पर कंडेंसर में वेपर से लिक्विड में चेंज हुआ था, तो यहाँ पर असल में जो हीट थी लेटेंट हीट वो बाहर निकली थी, हीट का रिजेक्शन हुआ था। यहाँ पर इवापोरेटर में क्या होगा कि हीट का एडिशन होगा लेटेंट हीट के फॉर्म में। तो इसके कारण जो रेफ्रिजरेंट है उसका जो टेम्परेचर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाएगा। यानी कि इवापोरेटर में आपका लिक्विड से वेपर में चेंज करते हैं, वही कंडेंसर में वेपर से लिक्विड में चेंज करते हैं। इवापोरेटर को कूलिंग डिवाइस भी बोला जाता है। इसको कूलिंग डिवाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बाहर से जो हीट है, हीट को लेकर बाहर की एरिया को कूल कर देता है, यानी कि ठंडा कर देता है, इसलिए इवापोरेटर को कूलिंग डिवाइस बोला जाता है। इसके बाद फिर से इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट निकलता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर चला जाता है कंप्रेसर में और फिर से कंप्रेसर से वही प्रोसेस होता हुआ कंडेंसर रिसीवर एक्सपेंशन वाल्व और इवापोरेटर होते हुए चलता रहता है। तो ये साइकिल हमारी चलती रहती है। ये सिंपल सी हमारी सिंपल वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। इस सिस्टम का हम ग्राफ देखेंगे, इसमें 2 ग्राफ होंगे, TS ग्राफ और PH ग्राफ। दोनों ग्राफ जो होंगे वो उसमें 4 पक्ष होंगे। ये प्रोसेस 1 है, 1 से 2 हुआ, 1 से 2 हुआ कंप्रेसर, 2 से 3 कंडेंसर, 3 से 4 जो हमारा वो एक्सपेंशन वाल्व वर्क कर रहा है और 4 से 1 फिर हमारा इवापोरेटर वर्क कर रहा है। इसका हम डायग्राम देखें तो ये हमारा TS और PH डायग्राम है सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। प्रोसेस 1 से 2 में हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है
फिर 2 से 3 या फिर आप इसे कर सकते हैं 2 डेज से 3 डेज। यहाँ पर कंप्रेसर वर्क कर रहा है और यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिएक्शन हो रहा है। कांस्टेंट प्रेशर साथ साथ इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर भी रहेगा और हीट का रिएक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस 3 से 4 में हमारा एक्सपेंशन वाल्व वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन हो रहा है। फिर प्रोसेस 4 से 1 में हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन वर्क कर रहा है, जो कि ऑपरेटर के द्वारा किया जा रहा है। अब इस ग्राफ में अगर आप इसको जानते हो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो बता दूँ आपको मैं कि ये कर्व से बना हुआ है ब्लैक लाइन से, इसे डोम कहते हैं, ठीक है। डोम के जो ये पोर्शन होता है उसे हम सबमर्ज्ड कोल्ड रीजन कहते हैं, ठीक है। इस पोर्शन को सबमर्ज्ड कोल्ड रीजन कहते हैं। जो एक डोम के बीच में होता है उसे वेट रीजन कहते हैं और उसके बाहर वाला सुपर हीटेड रीजन कहते हैं। सबमर्ज्ड रीजन यानी कि सब कोल्ड रीजन यानी कि जो वाटर है, जो लिक्विड की फॉर्म में रहेगा रेफ्रिजरेंट, और वो कूल्ड रहेगा, वो ज़्यादा ठंडा रहेगा। वेट रीजन में वाइपर और वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा और सुपर हीटेड रीजन में आपका प्योर वेपर रहेगा। इस लाइन में ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट की इस साइड जो होगा, इस साइड जो आपका लिक्विड लाइन होती है और इसके इस साइड जो होती है वो होती है आपकी वेपर लाइन। इस लाइन को जो ये लाइन है इसको कहते हैं लिक्विड लाइन। इसे लिक्विड लाइन क्यों कहते हैं कि इस पर अगर आपका ग्राफ पॉइंट कर रहा है तो उस कंडीशन में वो लिक्विड फेज में होगा, और अगर वो इस लाइन पे ग्राफ फ्लो कर रहा है तो वो वेपर फेज में होगा। क्रिटिकल पॉइंट की मदद से इन दोनों लाइंस को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा ग्राफ है। 1 से 2 डेज हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 हीट रिएक्शन, 3 से 4 आपका आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन एंड 4 to 1 हीट का एडिशन। सिंपल पीएच डायग्राम में ऐसा ही होता है। 1 से 2 आपका वही प्रोसेस है, कंप्रेशन हो रहा है। 2 डेज से 3 या फिर 2 से 3 आप कर सकते हो। यहाँ पर हीट का एडिशन हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है। 3 to 4 में आपका एक्सपेंशन वर्क हो रहा है, यानी कि आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन हो रहा है, एंड 4 to 1 में आपका हीट का एडिशन हो रहा है। अब पीएच और टीएच डायग्राम में डिफरेंस क्या होता है कि टीएच डायग्राम के केस में जो इंट्रॉपी होती है, ये एस इंट्रॉपी डिनोट कर रहा है, तो जो हमारी इंट्रॉपी होती है वो कांस्टेंट होती है कंप्रेशन के समय, यानी कि S1 इक्वल टू होता है S2 के। और वही अगर हम बात करें पीएच डायग्राम में, तो जो हमारी इंथैल्पी होती है, जिसे कि हम H से डिनोट करते हैं, इंथैल्पी जो होती है वो कांस्टेंट होती है एक्सपेंशन के टाइम में, यानी कि यहाँ पर H3 इक्वल टू होता है H4 के। साथ ही साथ पीएच डायग्राम में ये हमारी जो प्रेशर लाइन होती है वो सीधी होती है, और टीएच डायग्राम में ये जो लाइन आप शो कर रही है, ये अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करें आगे और इसको इधर एक्सटेंड करें तो ये हमारी जो होगी ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होगी। तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन को शो करती है, साथ ही साथ यहाँ भी ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो ये हो गया आपका टीएस और पीएच ग्राफ हो गया। अब आगे हम बात करें केसेस की, तो हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक एनालिसिस करेंगे वेपर कंप्रेशन सिस्टम का। इसमें हम 3 केस लेंगे। पहला केस हमारा है जब कंप्रेशन ख़त्म होने के बाद, जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से बाहर निकले तो वो ड्राई सैचुरेटेड वेपर स्टेट में हो, ठीक है। दूसरा, कंप्रेशन के इन के समय वो वेट सिचुएशन में हो। और तीसरा कंडीशन क्या है कि कंप्रेसर में जब वो एंट्री कर रही है, यानी कि वो जो इवापोरेटर से कंप्रेसर में आ रही है, उस कंडीशन में जो वेपर है वो डाई सैचुरेटेड है। तो देखिए हम इंडा कंप्रेशन में तो आप देख सकते हो कंप्रेशन की एंड में ड्राई सैचुरेटेड होने के लिए उसको स्टार्टिंग में यानी कि 0.1 पे वेट रीजन में होना पड़ेगा, जो कि यहाँ वेट रीजन में है, ठीक है। यहाँ पे वेट रीजन में है। एट द एंड ऑफ
कंप्रेशन ड्राई स्टूडेड है, तो ड्राई स्टूडेड होने के कारण ये 2 पॉइंट पे फिक्स है, ठीक है। ये 2 पॉइंट पे टच कर रही है, इस लाइन को टच कर रही है। इससे ये पता चलता है कि ये जो सिस्टम है वो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन ड्राई सैचुरेटेड स्टेट में है। सेकेंड केस में देखो आप, तो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन जो है वो वेट स्टेट में होगा। अच्छा, एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे 2 पॉइंट जो होगा यहाँ पे होगा, ये इस लाइन को टच करता हुआ होगा। ये थोड़ा सा गलत बन चुका है, तो पीएच डायग्राम भी सेम रहेगा। 2 पॉइंट इस ड्राई स्टोरी लाइन को टच करेगा। एंड ऑफ कंप्रेशन में जो वेपर है, कंप्रेशन के बाद वेपर जो है वो वेट रीजन में है, तो ये हमारा वेट रीजन होता है। तो वेट रीजन से हमने कंप्रेस करना शुरू किया और फिर जाके वो वेट रीजन में ही ख़त्म हुआ। उसी तरह पीएच ग्राफ में देख सकते हो, पीएच ग्राफ में भी वो आपका वेट रीजन में है। अब तीसरा केस है कि वो कंप्रेसर में एंट्री के समय जब वो इवापोरेटर से कंप्रेसर में जा रहा है तभी वो ड्राई स्टूडेंट में है, यानी कि इवापोरेटर ने उसको काफ़ी अमाउंट में उसको इवापोरेट कर दिया है। तो उस कंडीशन में जो हमारा 0.1 होगा वो ड्राई सैचुरेटेड लाइन पे होगा, टीएच डायग्राम में भी और पीएच डायग्राम में भी। और इसके बाद जब हम हीट करेंगे तो वेपर जो है वो सुपर हीटेड रीजन में चला जाएगा। ये हमारा सुपर हीटेड रीजन जो है इसमें चला जाएगा वेपर, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमने थर्मोडायनामिक एनालिसिस कर दिया कि अगर जो आपका कंप्रेसर है वो इसके एंड में, मतलब कंप्रेसर सिस्टम की एंड में कैसा कैसा ग्राफ बन सकता है कंडीशन के हिसाब से। अगला हमारा सिस्टम ये है कि वीसीआर साइकिल्स को कौन से फैक्टर से अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वीसीआर साइकिल। वीसीआर साइकिल को कौन से फैक्टर से अफेक्ट करेंगे, इसमें पहला है इफेक्ट ऑफ सुपर हीट, इफेक्ट ऑफ लिक्विड सब कूलिंग एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन सक्शन प्रेशर। ये 3 हमारे इफेक्ट्स हैं जो कि वीसीआर साइकिल के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें सुपर हीट की, तो सुपर हीट करने के लिए हमको वेपर को इवापोरेशन के समय ही ड्राई सैचुरेटेड वेपर स्टेट में लाना पड़ेगा, जिसके लिए जो हमारा आप देख सकते हो ग्राफ में 4 से 1 हमारा इवापोरेटर वर्क होता है, तो उसको हमने बढ़ा के 4 से 1 कर दिया, जिससे कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो ड्राई सैचुरेटेड वेपर स्टेट में चला आया। अब जो हमारा कंप्रेशन वर्क था वो 1 से 2 के बजाय 1 से 2 होगा, जिससे कि हमारा जो कंप्रेशन वर्क है वो इंक्रीज करेगा, हमारा कंप्रेशन वर्क इंक्रीज करेगा। साथ ही 4 की से 1 की जगह 4 से 1 हमारा इवापोरेटर वर्क कर रहा है, जिससे कि हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा। अब आपको पता है कि वर्क डन जो होता है वो हमारा कूलिंग डिवाइस होता है, और कूलिंग डिवाइस से ही हमारा इस सिस्टम में रेफ्रिजरेशन में काम किया जाता है। तो जो भी वर्क इवापोरेटर करता है उसको हम एज ए रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट लेते हैं, और जो भी वर्क हमारा कंप्रेसर करता है उससे हम वर्क डन लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हुआ 4 से 4 और कंप्रेसर वर्क है वो 1 से 1 हो गया। आपको इस ग्राफ में ये लाइन्स पैरेलल दिख रही होंगी, लेकिन एक्चुअली में जो कंप्रेसर वर्क है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि वेपर को कंप्रेस कर रहा है यहाँ पर, और ये जो ग्राफ होगा ये थोड़ा सा ये टर्न हुआ रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टिल्ट रहेगा हल्का सा, मतलब एक आर्क के फॉर्म में रहेगा। अब जो रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट होता है वो रेफ्रिजरेंट के मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। साथ ही अगर हम सीओपी की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो इक्वल टू होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन के, यानी कि
किसी सिस्टम की जो COP होगी वो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और वार्डन के रेशियो के बराबर होगी। COP इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। अब अगर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ता है तो COP भी बढ़ेगी, और अगर वर्क डन बढ़ता है तो COP घटेगी। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, यानी कि, और साथ साथ जो कंप्रेसर वर्क है यानी कि वर्क डन है वो भी बढ़ रहा है। अब हमको एग्जैक्ट वाले तो पता नहीं है, तो इस केस में होगा क्या, ये COP होगी वो या तो बढ़ सकती है या तो वो घट सकती है। वो डिपेंड करेगा कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और वर्क डन कितना कितना बढ़ रहा है। तो ये हमारे फैक्टर हो गए सुपर हीट की कंडीशन में। अगला फैक्टर जो हमारा है वो है इफेक्ट ऑफ लिक्विड सबकूलिंग, यानी कि जब हम कंडेंसर जो कंडेंस कर रहा है वो उससे लिक्विड बना लेके लिक्विड को और सब कूल कर दे, मतलब उसे और ठंडा कर दे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो हमारी 0.3 पे हमारा ड्राई सिचुएटेड हमारा लिक्विड बन जाता था, लेकिन 3 पे हमारा 3 में हो जाएगा सब कूल लिक्विड बन जाएगा। अब इस कंडीशन में हमारा 1 से 2 जो कंप्रेसर वर्क है जिसे कि वर्क डन कहते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज इन कंप्रेसर वर्क। ठीक है, लेकिन सब कूल करने के कारण जो हमारा इवापोरेटर का वर्क है वो 4 से 1 के बजाय 4 से 1 होगा, जिससे कि हमारा जो इवापोरेटर वर्क बढ़ेगा और जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ जाएगा 4-1 की बजाय 4-1 से। अब इस केस में हमारा जो रेफ्रिजरेटिंग वर्क बढ़ रहा है तो जो हमारी COP होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि आपको देखो जो COP है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो COP इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वन वर्क डन है, तो COP रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वर्क डन के इन्वर्सली। तो यहाँ पर वर्क डन में कोई चेंज नहीं हो रहा है और रेफ्रिजरेटिंग वर्क इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण जो हमारा COP है वो इंक्रीज करेगा। ये हो गया बात लिक्विड सबकूलिंग की। अब इफेक्ट ऑफ चेंज इन सक्शन प्रेशर, अगर हम सक्शन प्रेशर को भी बढ़ा दें, सक्शन प्रेशर यानी कि एक्सपेंशन वाल्व के बाद जो प्रेशर हो रहा है उसको बढ़ा दें सक्शन कंडेंसर के बाद, जिससे कि हमारा जो एक्सपेंशन वर्क है वो इंक्रीज जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से 4 के बजाय 3 से 4 से हमारा एक्सपेंशन वर्क हो रहा है। ये यहाँ पर ये PS है सक्शन प्रेशर, PS डैश जो कि है इफेक्टेड सक्शन प्रेशर। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आपका PS है और ये आपका PS डैश है। तो PS आपका है सक्शन प्रेशर, PS डैश है इफेक्टेड मतलब चेंज इन सक्शन प्रेशर। तो हमारा इस ग्राफ से देख सकते हैं आप कि PS डैश जो है वो PS से ज़्यादा है, जिसके कारण जो हमारा इवापोरेटर वर्क है रेफ्रिजरेटिंग वर्क वो बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 4-1 से 4-1 हुआ है, स्लाइटली चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जो हमारा कंप्रेशन वर्क है, कंप्रेसर वर्क जो है वो ज़्यादा बढ़ा है, वो 1 से 2 की बजाय 1 से 2 कंप्रेशन वर्क में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो हमारा घट गया है। और वैसे भी आप देखो तो अगर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट घटता है तो हमारी COP घटेगी और वर्क डन बढ़ता है तो भी हमारी COP घटेगी, क्योंकि COP जो होती है वो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगी। ठीक है, और अगर वर्क डन बढ़ेगा तो COP भी बढ़ेगी। इस केस में रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट घट भी रहा है और वर्क डन बढ़ भी रहा है, तो दोनों केस हो रहे हैं इस फेवर में कि जब जो COP है वो डिक्रीज करे। तो इस कंडीशन में जब आप सक्शन प्रेशर में चेंज करोगे तो जो हमारी COP सिस्टम की वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि हमारा जो कंप्रेशन वर्क है वो बढ़ गया है। तो ये बात होगी हमारी सिंपल वेपर कंप्रेसर साइकिल की। उसमें जो हमारे फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं VCR साइकिल को और थर्मोडायनेमिक एनालिसिस के बारे में।
ये पार्ट फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हम देखो तो हमारा एक्चुअल वेपर कंप्रेसर साइकिल भी है, इसके बारे में आप समझ पढ़ेंगे हम। इसके बाद हमारा है डिफरेंट कंप्रेसर, यानी कि डुअल कंप्रेसर का हमने यूज किया, कंप्रेसर 1 2। इसमें कई सारे गैस हैं। फिर हमने मल्टीपल इवेपोरेटर का भी यूज किया है, उनकी वगैरह समझे हैं। तो ये सब जो भी वीडियोज़ है ये आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगी। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।